अगर देखा जाए तो पूरी पृथ्वी की भूपर्पटी, मतलब जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, उसमें खनिजों के रूप में केवल 0.02% कार्बन है। जी बिल्कुल। और अगर हम वायुमंडल की बात करें तो वहां भी? हाँ, वहाँ भी मात्र 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। तो क्या ये आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला नहीं है? बहुत ज्यादा। मतलब इतनी नगण्य मात्रा होने के बावजूद इस ग्रह पर मौजूद हर एक सजीव चीज, जैसे कोई विशालकाय पेड़ हो गया या समुद्र की गहराई में रहने वाले जीव। हाँ वो सब, यहाँ तक कि हमारी जीवन रक्षक दवाइयाँ हों या हमारा अपना शरीर ही क्यों ना हो, ये सब इसी एक तत्व से बने हैं। बिल्कुल। और आखिर ऐसा क्यों है? मतलब इतनी कम मात्रा और इतना विशाल प्रभाव। यही तो विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। और आज की इस विस्तृत चर्चा में हम हमारे पास मौजूद शोध और वैज्ञानिक दस्तावेजों का विश्लेषण करते हुए इसी सवाल की तह तक जाने का प्रयास करेंगे। सही कहा। आज की चर्चा का मिशन यही समझना है कि आखिर कार्बन के काम करने के तरीके में ऐसा क्या जादुई है जो इसे जीवन और इस ब्रह्मांड की जटिल संरचनाओं का सबसे अनिवार्य हिस्सा बनाता है। असल में ये महज एक तत्व नहीं है। अगर हम गहराई से देखें तो ये पूरी प्रकृति का मुख्य आर्किटेक्ट है। और इस आर्किटेक्चर को समझने के लिए मुझे लगता है इसके सबसे बुनियादी स्तर, मतलब इसके परमाणु मॉडल पर गौर करना होगा। बिल्कुल सही दिशा में जा रही हैं आप। हमारे स्रोत बताते हैं कि कार्बन टेट्रावैलेंट है। टेट्रावैलेंट मतलब इसके सबसे बाहरी कक्ष में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना? जी बिल्कुल, 4 इलेक्ट्रॉन। अब आमतौर पे होता क्या है कि परमाणु आयोनिक बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन या तो पूरी तरह से छोड़ देते हैं या फिर किसी और से ग्रहण कर लेते हैं। हाँ, जैसे सोडियम या क्लोरीन करते हैं। लेकिन कार्बन ऐसा नहीं करता। नहीं, कार्बन ऐसा बिल्कुल नहीं करता। और यहीं पर ऊष्मागतिकी यानी थर्मोडायनामिक्स का नियम आड़े आ जाता है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, हर परमाणु एक स्थिर अवस्था प्राप्त करना चाहता है, जिसे हम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। अच्छा। अब कार्बन के पास बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है। अगर वो इन चारों को निकालकर धनायन बनाना चाहे, मतलब C4+, तो उस छोटे से नाभिक से 4 इलेक्ट्रॉन्स को खींचकर बाहर निकालने के लिए इतनी विशाल ऊर्जा की आवश्यकता होगी जो व्यावहारिक रूप से असंभव है। बाप रे, मतलब वो ऊर्जा जुटाना मुमकिन ही नहीं है। और अगर इसका उल्टा सोचें, अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से हासिल करके ऋणायन यानी C4- बनाना चाहें तो उसका नाभिक पूरी तरह से अस्थिर हो जाएगा। ऐसा इसलिए ना, क्योंकि कार्बन के नाभिक में केवल 6 प्रोटॉन होते हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। उन 6 प्रोटॉनों के लिए 10 इलेक्ट्रॉनों का शक्तिशाली नकारात्मक भार और उनके बीच का विकर्षण, जिसे रिपल्शन कहते हैं, वो संभालना भौतिक रूप से मुमकिन ही नहीं है। तो मतलब ना वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ना ही ले सकता है। बिल्कुल। इसी ऊर्जा संकट के कारण प्रकृति ने कार्बन को एक दूसरा रास्ता दिखाया है, और वो रास्ता है साझेदारी का रास्ता। साझेदारी मतलब शेयरिंग। हाँ, चूंकि इलेक्ट्रॉन्स का पूरी तरह से आदान प्रदान ऊर्जा के नजरिए से बहुत महंगा सौदा है, इसलिए कार्बन अपने ही जैसे अन्य परमाणुओं या फिर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसे तत्वों के साथ इलेक्ट्रॉन साझा करता है। और इसे ही सह संयोजी आबंध या कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, है ना? जी बिल्कुल, यही कोवेलेंट बॉन्डिंग का रहस्य है। इसे समझने के लिए मैं एक रोजमर्रा का एनालॉजी सोच रही थी। चलिए इसे ऐसे समझते हैं। मान लीजिए कार्बन एक ऐसा रूममेट है जिसे अपना किराया देने के लिए 4 और पैसों की, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। बहुत दिलचस्प उदाहरण है, आगे बताइए। तो अब वो न तो अपने 4 पैसे किसी को दे सकता है, क्योंकि ऐसा करने में उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो जाएगी, और न ही किसी से 4 पैसे छीन सकता है, क्योंकि उसका छोटा सा कमरा 10 पैसों का भार नहीं सह सकता। सही है। तो वो क्या करता है? वो शेयरिंग यानी साझेदारी करता है। वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर किराया भरता है। क्या बात है, बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। और विज्ञान में साझेदारी को हम सहज संयोजी आबंध कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन जो H2 बनाता है, या ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जहां सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं। हाँ, लेकिन इस साझेदारी का कोई भौतिक असर भी तो होता होगा। बिल्कुल होता है, क्योंकि इस प्रक्रिया में कोई आयन नहीं बनते। मतलब कोई धनात्मक या ऋणात्मक चार्ज वाले कण मुक्त नहीं होते। सही कहा। इसलिए ये सहसंयोजी यौगिक ज्यादातर बिजली के कुचालक होते हैं। कुचालक मतलब बैड कंडक्टर्स। जी। और एक और बात, एक अणु के भीतर तो परमाणुओं की पकड़ बहुत मजबूत होती है, लेकिन 2 अलग-अलग अणुओं के बीच का आकर्षण बल कमजोर होता है, जिसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। हाँ वही।
और इसी कमजोर बल की वजह से इन यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक बहुत कम होते हैं। अच्छा, रुकिए एक मिनट। जी मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आई। पूछिए। हमने अभी कहा था कि ये बिजली के कुचालक होते हैं क्योंकि इनमें आयन नहीं होते। हाँ, बिल्कुल कहा था। तो फिर पेंसिल के लीड से करंट क्यों लग जाता है? मेरा मतलब है पेंसिल की लीड तो ग्रेफाइट है ना, और वो पूरी तरह से कार्बन है। तो यहाँ तो ये थियोरी काम नहीं कर रही। ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है और सच कहूं तो इसका जवाब कार्बन की संरचनात्मक विविधता में ही छिपा है। संरचनात्मक विविधता? हाँ, कार्बन प्रकृति में कई रूपों में पाया जाता है जिन्हें हम बहुरूप या एलोट्रोप्स कहते हैं। ये बहुत बड़े रूप बदलू होते हैं। रूप बदलू? अच्छा, तो ग्रेफाइट के साथ क्या कहानी है? देखिए, ग्रेफाइट की संरचना में कार्बन का हर परमाणु केवल 3 अन्य परमाणुओं से जुड़कर हेक्सागोनल यानी षटकोणीय परतें बनाता है। लेकिन बाहरी कक्ष पूरा करने के लिए तो 4 बॉन्ड चाहिए होते हैं ना? बिल्कुल। और इसीलिए उन 3 में से एक आबंध डबल बॉन्ड होता है। ओहो, तो डबल बॉन्ड की वजह से? हाँ, इस संरचना के कारण प्रत्येक कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से बंद नहीं हो पाता। वो परतों के बीच स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए आजाद रह जाता है। हाँ, जिसे फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जी। और यही डीलोकलाइज्ड या फ्री इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट को बिजली का बेहतरीन सुचालक बना देता है। अरे वाह! यानी वो एक आजाद इलेक्ट्रॉन नियम का अपवाद बन जाता है? बिल्कुल सही। मैंने स्रोतों में कार्बन के एक और बहुत ही विपरीत बहुरूप के बारे में पढ़ा है, हीरा यानी डायमंड। हाँ, हीरा सबसे मशहूर एलोट्रोप है। लेकिन ये कितनी हैरानी की बात है कि दोनों सिर्फ कार्बन से बने हैं। जहां ग्रेफाइट इतना मुलायम है कि उसकी परतें एक दूसरे पर फिसल सकती हैं, वहीं हीरा ज्ञात प्राकृतिक पदार्थों में सबसे कठोर है। और हीरे की इस कठोरता का रहस्य उसके 3D नेटवर्क में है। 3D नेटवर्क? हाँ, हीरे में कार्बन का हर एक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं से बहुत मजबूती से जुड़ा होता है। ये एक 3 आयामी टेट्राहेड्रल संरचना बनाता है। तो मतलब इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचता? बिल्कुल नहीं, इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए ये बिजली का कुचालक है। लेकिन इसकी यही 3D भौतिक संरचना इसे इतना अभेद्य बना देती है। समझ गई। इन बहुरूपों में एक और नाम काफी चर्चा में रहता है ना, C60। जी, C60, जिसे बकमिंस्टर फुलरीन भी कहा जाता है। हाँ, मैंने पढ़ा है कि ये 60 कार्बन परमाणुओं का एक समूह है जो बिल्कुल एक फुटबॉल जैसा दिखता है। सही पढ़ा है आपने। और दिलचस्प बात यह है कि इसका नाम एक अमेरिकन आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर के डिजाइन किए गए जियोडेसिक गुंबद पर रखा गया है, क्योंकि ये बिल्कुल वैसा ही दिखता है। ये तो बहुत ही रोचक तथ्य है। ये कार्बन का एक और पहलू है जो इसे इतना खास बनाता है। लेकिन शुद्ध कार्बन के इन रूपों के अलावा अगर हम यौगिकों यानी कंपाउंड्स की बात करें, लाखों यौगिक है ना इसके? हाँ, विज्ञान ने अब तक कार्बन के लाखों यौगिकों की पहचान की है। मुझे तो लगता है कि अगर बाकी सभी तत्वों के यौगिकों को मिला भी दिया जाए तो भी कार्बन के यौगिकों की संख्या उनसे कहीं अधिक ही निकलेगी। बिल्कुल अधिक होगी। और इसके पीछे कार्बन का एक बहुत ही अनोखा गुण काम करता है, जिसे हम श्रृंखलन या कैटनेशन कहते हैं। श्रृंखलन मतलब श्रृंखला बनाना? हाँ, कार्बन की अपने ही जैसे अन्य परमाणुओं के साथ जुड़कर लंबी लंबी श्रृंखलाएं बनाने की जो क्षमता है उसे ही श्रृंखलन कहते हैं। ये तो मुझे बिल्कुल लेगो ब्लॉक्स की तरह लग रहा है। लेगो ब्लॉक्स कैसे? मतलब ये बिल्कुल वैसा है जैसे आपके पास लेगो के ऐसे अनगिनत ब्लॉक्स हों जिनमें बिल्कुल 4 पिन लगे हों और आप उन्हें एक के ऊपर एक दाएं बाएं जोड़कर दुनिया की कोई भी मनचाही संरचना बना सकते हैं। बेहतरीन एनालॉजी है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। कार्बन सीधी चेन बना सकता है, शाखाएं निकाल सकता है या रिंग का आकार भी ले सकता है। लेकिन क्या कोई और तत्व ऐसा नहीं कर सकता? मतलब आवर्त सारणी में तो और भी तत्व होंगे। अच्छा सवाल है। आवर्त सारणी में सिलिकॉन कार्बन के ठीक नीचे आता है और वो भी 4 बॉन्ड बनाता है। तो क्या सिलिकॉन भी ऐसे लेगो ब्लॉक्स बना सकता है? कोशिश करता है, लेकिन सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ मिलकर मुश्किल से 7 या 8 परमाणुओं की चेन बना पाता है और वो बहुत ही अस्थिर और अत्यधिक प्रतिक्रियाशील होती है। तो फिर कार्बन इतना सफल क्यों है? क्योंकि कार्बन का आकार बहुत छोटा है। अच्छा, आकार से फर्क पड़ता है? बहुत ज्यादा। छोटे आकार के कारण इसका नाभिक साझा किए गए इलेक्ट्रॉन्स के जोड़े को बहुत मजबूती से पकड़ कर रखता है। इसके बॉन्ड्स बेहद मजबूत और स्थायी होते हैं। समझिए। और जब यही कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलता है तो हाइड्रोकार्बन की एक पूरी दुनिया खड़ी हो जाती है। बिल्कुल। और इसमें भी 2 मुख्य श्रेणियां होती हैं, संतृप्त यानी सैचुरेटेड और असंतृप्त यानी अनसैचुरेटेड। संतृप्त वो होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, जैसे मीथेन और इथेन। एकदम सही। जब कार्बन परमाणु आपस में सिर्फ सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं तो वे संतृप्त होते हैं।
और ज्यादा प्रतिक्रियाशील नहीं होते। और असंतृप्त? असंतृप्त में डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाते हैं और इन बॉन्ड्स में एक तरह का तनाव होता है, इसलिए वे ज्यादा प्रतिक्रियाशील होते हैं, नए तत्वों को जोड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसी बात पर मुझे समजातीय श्रेणी या होमोलोगस सीरीज याद आ रही है। हाँ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। कार्बन की चेन कितनी भी लंबी क्यों न हो, अगर उसमें कोई प्रकार्यात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाए तो वह उस पूरे यौगिक का रासायनिक गुण ही तय कर देता है। जैसे अल्कोहल या एल्डिहाइड समूह? बिल्कुल। उदाहरण के लिए अगर एक लंबी कार्बन श्रृंखला के अंत में अल्कोहल समूह यानी OH लगा दिया जाए तो उस पूरे यौगिक का व्यवहार अल्कोहल जैसा हो जाएगा। चेन की लंबाई से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो रसायन विज्ञान का बहुत ही गहरा सिद्धांत है, लेकिन पता है ये थ्योरी रोजमर्रा के जीवन में बहुत व्यावहारिक तरीके से नजर भी आती है। हाँ, दहन या कंबस्शन की प्रक्रिया इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। मैं भी गैस स्टोव के बारे में ही सोच रही थी। जब हम घर में गैस जलाते हैं तो जो साफ नीली लौ दिखाई देती है, हाँ, वो नीली लौ असल में संतृप्त हाइड्रोकार्बन के सही और पूर्ण दहन का संकेत है। इसका मतलब है कि ईंधन को पर्याप्त ऑक्सीजन मिल रही है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि खाना बनाते समय बर्तन की तली काली पड़ने लगती है और गैस की लौ भी पीली और धुएं वाली हो जाती है। वैज्ञानिक नजरिए से इसे अपूर्ण दहन या इनकम्प्लीट कंबस्शन कहते हैं। ऐसा गैस स्टोव के छेद बंद होने की वजह से होता है ना? जी। जब छेद बंद हो जाते हैं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ईंधन पूरी तरह जल नहीं पाता और वो अधजले कार्बन के कण ऊष्मा के कारण पीले रंग में चमकने लगते हैं। अच्छा, और वही कण फिर ठंडे होकर बर्तन के नीचे कालिख बनकर जमा हो जाते हैं। बिल्कुल, वही कालिख जिसे हम सूट कहते हैं। कमाल है। अच्छा, रसायनों का एक और बहुत ही चौंकाने वाला उपयोग खाद्य उद्योग में भी दिखता है। मैंने हाइड्रोजनीकरण के बारे में पढ़ा है। हाँ, हाइड्रोजनीकरण ये भी बहुत जरूरी प्रक्रिया है। लेकिन मुझे एक बात पर बहुत हैरानी होती है। अक्सर विज्ञापनों में दावा किया जाता है कि वनस्पति घी स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन रसायन विज्ञान तो कुछ और ही कहानी बयां करता है ना? एकदम सही कह रही हैं आप। विज्ञान के अनुसार सच्चाई कुछ और ही है। तो ये हाइड्रोजनीकरण असल में है क्या? देखिए, हाइड्रोजनीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें असंतृप्त वनस्पति तेलों को, जो कि साधारण तेल होते हैं, उन्हें संतृप्त वसा यानी वनस्पति घी में बदला जाता है। ये होता कैसे है? असंतृप्त तेलों में डबल बॉन्ड होते हैं। जब इनमें निकेल या पैलेडियम जैसे उत्प्रेरकों यानी कैटलिस्ट्स का उपयोग करके हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो ये बॉन्ड टूट जाते हैं। कैटलिस्ट्स का क्या काम होता है इसमें? उत्प्रेरक असल में एक पार्किंग स्पॉट की तरह काम करते हैं। वे बड़े कार्बन अणुओं को अपनी सतह पर स्थिर कर देते हैं, जिससे उनके बीच का डबल बॉन्ड कमजोर होकर टूट जाता है और फिर हाइड्रोजन परमाणु वहां आसानी से जुड़ जाते हैं। और यही प्रक्रिया स्वास्थ्य के लिए एक धोखा बन जाती है ना? बिल्कुल। साधारण असंतृप्त वनस्पति तेल जो आमतौर पर तरल होते हैं, वे वास्तव में स्वास्थ्य के लिए संतृप्त वसा की तुलना में अधिक बेहतर होते हैं। मतलब जो विज्ञापन कहते हैं वो पूरी तरह सच नहीं है। असंतृप्त तेल हृदय के लिए ज्यादा सुरक्षित होते हैं। जी, तरल तेलों का रासायनिक स्वरूप स्वास्थ्य के अनुकूल है, लेकिन जब उन्हें हाइड्रोजनीकरण के जरिए संतृप्त कर दिया जाता है, मतलब कृत्रिम रूप से जमा कर वनस्पति घी बना दिया जाता है, तो वे धमनियों में जमा होने लगते हैं। बाप रे, ये तो सीधे हृदय रोगों का कारण बन सकता है। बिल्कुल बनता है। रोजमर्रा के इस्तेमाल की बात करते हुए मुझे दो सबसे व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण कार्बन यौगिकों की याद आ रही है। आप एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल की बात कर रही हैं ना? हाँ, एथेनॉल की कहानी तो बहुत ही दिलचस्प है। ये कमरे के तापमान पर तरल होता है। जी, और ये एक बेहतरीन विलायक यानी सॉल्वेंट है। शायद इसीलिए इसका उपयोग टिंचर आयोडीन और कफ सिरप जैसी दवाओं में होता है। एकदम सही। लेकिन इसका एक बहुत डार्क साइड भी है, जिसके बारे में स्रोतों में चेतावनी दी गई है। आप मेथेनॉल की बात कर रहे हैं ना? एथेनॉल का करीबी रासायनिक रिश्तेदार। हाँ, मेथेनॉल। इसकी विषाक्तता का जो तंत्र है वो बहुत ही भयानक है। मेथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा भी घातक हो सकती है। मैंने पढ़ा था कि जब मेथेनॉल शरीर में जाता है तो वो लिवर में पहुंचकर ऑक्सीकृत हो जाता है। जी, ऑक्सीकृत होकर वो मिथेनॉल बन जाता है और ये मिथेनॉल कोशिकाओं के घटकों के साथ अत्यधिक तेजी से प्रतिक्रिया करता है। ये कोशिकाओं को जमा देता है ना? बिल्कुल। ये कोशिकाओं के प्रोटोप्लाज्म को वैसे ही जमा देता है जैसे पकने पर एक कच्चा अंडा ठोस हो जाता है। उफ, ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। कोशिकाएं तो काम करना ही बंद कर देंगी। हाँ, और इसीलिए औद्योगिक एथेनॉल को पीने योग्य न रखने के लिए उद्योगों में एक विशेष तरीका अपनाया जाता है। उसे विकृत किया जाता है। हाँ,
उसमें नीले रंग की डाई और मेथेनॉल मिलाकर उसे विकृत यानी डीनेचर्ड कर दिया जाता है ताकि कोई उसे पी न सके। समझदारी है। वैसे एथेनॉल का एक बहुत ही सकारात्मक उपयोग भी उभर कर सामने आया है, स्वच्छ ईंधन के रूप में। आप गन्ने के रस वाली बात कर रही हैं। हाँ, गन्ने के रस से निकलने वाले शीरे का किण्वन करके एथेनॉल तैयार किया जाता है और उसे पेट्रोल में मिलाकर कार्बन उत्सर्जन कम करने का एक बहुत ही रोचक प्रयास किया जा रहा है। ये पर्यावरण के लिए एक बहुत अच्छा कदम है। रसायनों की सूची में दूसरा नाम है एथेनोइक अम्ल, जिसे एसिटिक एसिड भी कहते हैं। जी, और इसके 3 से 4% घोल को ही हम सिरका या विनेगर कहते हैं। अरे हाँ, जो हमारे घरों में अचार सुरक्षित रखने के काम आता है। बिल्कुल। और क्या आपको पता है कि शुद्ध एथेनोइक अम्ल को ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्यों कहते हैं? ग्लेशियल शायद बर्फ से जुड़ा कुछ है। हाँ, क्योंकि शुद्ध रूप का गलनांक लगभग 290 केल्विन होता है, तो सर्दियों में ये बिल्कुल बर्फ की तरह जम जाता है, इसीलिए इसे ग्लेशियल कहते हैं। कितना दिलचस्प है। और मैंने पढ़ा है कि जब ये एथेनोइक अम्ल एथेनॉल से मिलता है तो एक मीठी गंध वाले यौगिक बनते हैं। जी, उन्हें एस्टर कहते हैं। एस्टर? हाँ, जिनका इस्तेमाल इत्र और कृत्रिम स्वाद बनाने में होता है। बिल्कुल। और इसी एस्टर से साफ सफाई के विज्ञान का एक बहुत बड़ा अध्याय भी जुड़ता है, साबुनीकरण। साबुनीकरण मतलब साबुन बनने की प्रक्रिया? हाँ, जब एस्टर को क्षार के साथ मिलाया जाता है तो वो टूटकर साबुन बन जाता है। साबुन के काम करने का जो तरीका स्रोतों में बताया गया है वो मुझे बहुत पसंद आया। ये बिल्कुल एक माइक्रोस्कोपिक रेस्क्यू टीम की तरह काम करता है। रेस्क्यू टीम? जरा समझाइए इसे। देखिए, एक्सपर्ट साबुन के अणु के 2 सिरे होते हैं। एक सिरा जलरागी होता है, मतलब पानी से प्यार करने वाला आयोनिक सिरा, हाइड्रोफिलिक। हाँ, और दूसरा सिरा जल विराजी होता है, पानी से डरने वाली कार्बन की पूंछ, हाइड्रोफोबिक। सही कहा। तो जब हम कपड़े धोते हैं तो ये जल विरागी पूंछ तेल और मैल को बीच में फंसा लेती है। और इसी गोलाकार संरचना को हम विज्ञान में मिसेल कहते हैं। जी, मिसेल। फिर जो जलरागी सिरा है वो पानी में घुलकर पूरे मैल को कपड़े से बाहर खींच लाता है, बिल्कुल एक रेस्क्यू टीम की तरह। बहुत ही शानदार तरीके से समझाया आपने। लेकिन इस रेस्क्यू टीम के सामने कठोर जल एक बड़ी समस्या बन जाता है। कुएं या भूमिगत जल वाला पानी ना, जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं। बिल्कुल। साबुन इन लवणों के संपर्क में आते ही एक अघुलनशील दही जैसा पदार्थ बनाता है जिसे स्कम कहते हैं। और इसी वजह से झाग नहीं बनता और साबुन बर्बाद होता है। तो इसका समाधान कैसे निकला? डिटर्जेंट भी मिसेल ही बनाते हैं, लेकिन वे लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फोनिक या अमोनियम लवण होते हैं। तो क्या वे कैल्शियम के साथ स्कम नहीं बनाते? नहीं बनाते। उनका आयनिक सिरा कठोर पानी में मौजूद खनिजों के साथ वो अघुलनशील स्कम नहीं बनाता, इसलिए डिटर्जेंट कठोर पानी में भी पूरी तरह से प्रभावी रहते हैं। अरे वाह, मतलब विज्ञान हर समस्या का हल निकाल ही लेता है। जी बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी विस्तृत चर्चा को समेटें तो ऐसा लगता है कि एक छोटा सा तत्व जो शेयरिंग में यकीन रखता है, हाँ, कार्बन, वो हीरे की कठोरता से लेकर हमारी दवाओं, इत्रों और साबुन तक हर चीज का आधार है। सही कहा। उसकी श्रृंखलन क्षमता ही इस असीम दुनिया का निर्माण करती है। लेकिन इन स्रोतों का गहराई से अध्ययन करने के बाद अंत में एक बहुत ही उत्तेजक विचार भी सामने आता है जो श्रोताओं के लिए सोचने का विषय हो सकता है। लाखों साल पहले मरे हुए पौधों और जीवों के गहरे दबाव में दबने से बने हैं। जी, और उन पौधों ने प्रकाश संश्लेषण के जरिए वायुमंडल से कार्बन को सोखा था। जरा सोचने वाली बात है, जब हम आज अपनी गाड़ियों और कारखानों में इन जीवाश्म ईंधनों को जलाते हैं तो हम असल में क्या कर रहे हैं? हम कार्बन को वापस वायुमंडल में भेज रहे हैं। बिल्कुल। हम पृथ्वी के अंदर लाखों सालों से कैद प्राचीन धूप या एंशिएंट सनलाइट को महज कुछ ही दशकों में बाहर निकाल रहे हैं। जो कार्बन प्रकृति ने लाखों साल में जमीन के नीचे जमा किया था, उसे हम पलक झपकते ही वापस उसी 0.03% वाले नाजुक वायुमंडल में धकेल रहे हैं। और ये संतुलन बिगड़ना पूरी पृथ्वी की जलवायु के लिए गंभीर चेतावनी है। ये असंतुलन आगे चलकर हमारा क्या भविष्य तय करेगा, इस पर जरूर विचार करना चाहिए। अगली बार जब कोई पेंसिल की लीड छीले या गैस स्टोव की नीली लौ को देखे या किसी इत्र की मीठी गंध महसूस करे तो याद रहे ये उसी शेयरिंग करने वाले आर्किटेक्ट यानी कार्बन की ही रची हुई दुनिया है। इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही। अपने आसपास मौजूद विज्ञान के इन चमत्कारों को नई नज़र से देखते रहें।